हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का कुछ ऑब्जेक्टिव। और ये हमारा जो पेपर है इसको हम लोग एसएसटी पेपर के रूप में यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग वीडियो के माध्यम से एसएसटी और इससे रिलेटेड अलग भी और भी हमारे पास जो पेपर्स हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे पेपर 1 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है। यह जो स्टेटमेंट है ये किसका दिया गया है? तो बोलेंगे मैटरनिक। पूरा जो नाम था ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, पूरा नाम क्या है? ड्यूक मैटरनिक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1804 में, ठीक है, 1804 में नागरिक संहिता, जो नागरिक संहिता जो आया उसका नाम क्या है? ठीक है, मतलब उसको और भी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियन कोड। ठीक है, सिविल कोड को यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये जो हमारे पास नागरिक संहिता थी 1804 में, उसको हम लोग और किस नाम से जानेंगे? तो नेपोलियन संहिता। ठीक है, यानी नेपोलियन कोड। इसी को हम लोग नेपोलियन कोड से भी जानते हैं। जब कब आया? 1804 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बाबा रामचंद्र कौन थे? ठीक है, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, और आमतौर पे गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता है? जिनको किसी अनुबंध, है ना, जिनको किन्हीं अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या उनको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ठेके के आधार पर कहीं एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा सकता है। तो आमतौर पर उन्हें हम लोग गिरमिटिया मजदूर के नाम पर जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सारा ऑप्शन गलत है। तो आप यहाँ पे गांधी इरविन समझौता का सही आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931। ठीक है, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो बोलेंगे 5 मार्च 1934। ये इसमें सारे हमारे पास अप्रैल दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर या तो अप्रैल को काट कर मार्च कर दीजिए। ठीक है, तब आंसर सही हो जाएगा 5 मार्च 1931। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा जो रचित वंदे मातरम गीत है, ठीक है, तो इस गीत को किस उपन्यास से लिया गया है? उपन्यास को हम लोग बोलते हैं नॉवेल, यानी इसको किस उपन्यास से लिया गया है? तो बोलेंगे आनंद मठ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता यानी कि सम्मेलन, ठीक है, यह कब हुआ था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1944 में हुआ था। किस उद्योग, क्वेश्चन नंबर 7, किस उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ था? ठीक है, में यहाँ पे अलग रहेगा। ठीक है, तो किस उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो बोलेंगे सूती वस्त्र उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है किस समाचार पत्र ने, ठीक है, यानी किस न्यूज़पेपर ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो है अमृत बाजार पत्रिका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि होसे मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, जो होसे मेला है उसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर त्रिनाद। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर होता है? बोलेंगे त्रिनाद। नेक्स्ट, भारत में केनाल कॉलोनी, ठीक है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? ठीक है, भारत में जो केनाल कॉलोनी है उसे किस प्रांत में बनाई गई है? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे पास एमसीक्यू है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमारे पास एनसीईआरटी पैटर्न्स पे है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप जो है यहाँ पे आंसर पहले मैच नहीं कराएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जो क्लासेस में पढ़ रखा हुआ है होल सिलेबस, थ्रू आउट द सिलेबस, सबको आप रिवीजन करेंगे
और जैसे ही आप वीडियो पे क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन को देखकर अपने मन में इसका आंसर सोचेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगर फिर आपको समझ में नहीं आता है तो इस आंसर का रेफरेंस आप लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अपने हिसाब से आपको आंसर देना है। फिर आपको ये आपके पास 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू वीडियो है, तो 40 में आपको 40 आ रहा है नहीं आ रहा है या कितना आ रहा है, या आप खुद का एनालिसिस करेंगे, खुद का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 10 हो गया कंप्लीट कि पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ठीक है। श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो हम लोग बोलेंगे 1948। भारत स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो बोलेंगे 1947, 15 अगस्त 1947, ठीक है। पाकिस्तान अगर बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, तो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947, ठीक है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। और हमारा भारत का कब बना, तो बोलेंगे 15 अगस्त 1947। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो बोलेंगे 1948, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ की जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर, ये कहां पर है, तो बोलेंगे ब्रुसेल्स, ठीक है। क्या है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स भी क्या है, एक शहर का नाम है, ठीक है। ब्रुसेल्स क्या है, शहर का नाम है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे शहर के ही नाम हैं। तो यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हम लोग यूएसए कहते हैं, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पर किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहां पर कौन सा सिस्टम है, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो प्रेसिडेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यक्षात्मक, ठीक है। अध्यक्षात्मक। अगर भारत में पूछा जाएगा तो भारत में संसदीय है। भारत में शासन प्रणाली कैसी है, तो बोलेंगे संसदीय, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, तो बोलेंगे अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि पंचायती राज को शक्तिशाली, ठीक है, यानी कि पावरफुल और इफेक्टिव, ठीक है। पावरफुल और इफेक्टिव, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो बोलेंगे 1992 में, ठीक है, 1992। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि 1900 के बाद से, ठीक है, 1992 के बाद से हमारे भारत के लोकतंत्र में गठबंधन सरकार का, यानी कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, गठबंधन सरकार का प्रचलन शुरू हो गया। कारण था कि कोई भी एक अकेला राष्ट्रीय दल या राजनीतिक दल सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। इसीलिए भारत में 1992 के बाद से देखा गया आमतौर पे तो किस प्रकार की सरकारें बनती रही, गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है 73वां संशोधन कब किया गया, तो 1992 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो पंचायती राज को शक्तिशाली बनाना और उसको प्रभावी बनाना, ठीक है। तो 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक भेदभाव यानी कि जो सोशल डिवीजन है, ठीक है, सोशल डिवीजन वो किसके कारण उत्पन्न होती है, किसने नहीं किसके, ठीक है, किसने नहीं किसके कारण उत्पन्न होती है। तो इसका कारण जाति भी है, इसका कारण भाषा भी है और इसका कारण धर्म भी है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी सामाजिक भेदभाव के लिए जाति भी, धर्म भी और भाषा भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक दलों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। जो गलत स्टेटमेंट है उसे हम लोग को ढूंढना है, ठीक है, हमें गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो हम लोग ढूंढते हैं इसको। पूछा गया सबसे पहले राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और उनका मंशा जीतने की होती है और सरकार का गठन करने की होती है, ठीक है, इस बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती,
बिल्कुल सही है। जो भी राजनीतिक दल होते हैं उस जनमत निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो ऑप्शन बी भी सही है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों यानी उनकी जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट का और उनका जो कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम या एजेंडा होती है उनको जनता के सामने यानी जनता के समक्ष रखते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, यानी ए बी सी जब सही है तो गलत ऑप्शन क्या है आपका डी। गलत ऑप्शन क्या है आपका डी। आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है, तो कथन हमारा कौन सा गलत है तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी जो राजनीतिक दल है वो केवल अपने सदस्यों के हित का ख्याल रखते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने ही सदस्य को नहीं बल्कि जनता और हमारी जो समाज होती है उन सब का भी ख्याल रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत जवाब हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, कौन सही नहीं है यानी कौन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि फेडेकोर इसका संबंध किससे है। ठीक है, जो फेडेकोर है इसका संबंध किससे है तो बोलेंगे पानी के विरुद्ध, है ना, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन है। ठीक है, पानी के निजीकरण, निजीकरण का मतलब क्या होता है तो बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, निजीकरण का मतलब क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी पानी का जो निजीकरण है उसके खिलाफ ये जो आंदोलन किया गया था उससे संबंधित है फेडिकोर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है स्माइल इज ब्यूटीफुल, ये जो किताब है, ठीक है, स्माइल इज ब्यूटीफुल, है ना, स्माइल इज यानी जो मुस्कान होती है खूबसूरत होती है, मुस्कान खूबसूरत, इसका अगर हिंदी अनुवाद की बात करें, हालांकि एक पुस्तक का नाम है तो इस नाम का पुस्तक किसने लिखा तो उसके लेखक का नाम हमें बताना है। ठीक है, इसकी रचयिता कौन थे, तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं महात्मा गांधी, शमशेर, चेतन भगत, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगर हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का तो 4 का 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल के जो लेखक है उनका नाम है E.F. ठीक है, E.F. शूमाकर, उनका नाम क्या है E.F. शूमाकर। ठीक है, जो स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक है उनका नाम क्या है E.F. शूमाकर। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों गलत है, आप यहाँ पे आंसर लगा लेंगे E.F. शूमाकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पूछा गया है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी 1973 में। और अगर आपसे पूछेगा वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1972। अगर वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1972। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी तो बोलेंगे 1973। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है वो जल दुर्लभता का कारण है, तो जल दुर्लभता का जो कारण है ये सारे हैं। असमान वर्षा का वितरण, मतलब वर्षा का जो वितरण होता है अनइक्वल तरीके से होती है, भी एक कारण है। तीव्र औद्योगिकरण, बड़ी ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्री लग रहे हैं, नए नए प्लांट खुले, भी एक कारण है। अधिक जनसंख्या, भारत जैसे देशों में तो और भी जनसंख्या की हालात क्या है सबको पता है, पूरे दुनिया में हमारे भारत जो है पहले स्थान पे आ चुकी है, जनसंख्या के आधार पर हम लोग चाइना को भी पछाड़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जल दुर्लभता के लिए जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि क्या कारण है, तो बोलेंगे इनमें से सभी, यानी उपर्युक्त सभी कारण है जल दुर्लभता। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग वाटर स्कार्सिटी, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इसको वाटर स्कार्सिटी, यानी जल दुर्लभता के कारण सभी हैं इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है पेय फसल कौन है। पेय फसल का मतलब होता है पीने लायक, सबको आंसर पता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चावल हम लोग पी नहीं सकते, कपास हम लोग पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास चाय जो है एक प्रमुख फसल है, और चाय के बारे में एक चीज और यहाँ पे जान लेंगे कि चाय जो है हमारे भारत में, ठीक है, चाय हमारे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो बोलेंगे असम। ठीक है, असम राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, जो कि एक तरह का पेय फसल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ठीक है, सबसे कठोर यानी कि हार्ड बोल सकते हैं या इसी को हम लोग हार्डेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह का नॉन मेटल है, अधातु। ठीक है, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप होता है। अंग्रेजी में इसी को हम लोग डायमंड कहते हैं। ठीक है, हीरा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड, जो कि एक तरह का अधातु है। तो अधातु जो है ये हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि जमशेदपुर में निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लौह इस्पात, यानी कि जो लौह इस्पात है हमारे पास, ठीक है, आयरन स्टील, इसका उद्योग का नाम क्या है। तो इस उद्योग का नाम होता है टिस्को। इसका नाम क्या है, टिस्को, यानी टाटा का जो कंपनी है यहाँ पर। ठीक है, टाटा का जो कंपनी है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन, जो भी इससे रिलेटेड कंपनियां हैं, ये सारी की सारी कंपनियों का नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं और कुछ कंपनियां यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। तो सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर, जिसके मालिक कौन होती है, सरकार, है ना। तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां सेल है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है HAL हेल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इस प्रकार से जो कंपनियां हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सारी सरकारी कंपनियां हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। हमसे पूछी गई है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां, यानी प्राइवेट कंपनी कौन है, तो बोलेंगे टिस्को। इसके मालिक कौन है, टाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर 24। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, जो हमारे पास भारतीय इंडियन रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ, आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। इसको 17 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, 15, 14, 16 दिया है, ये सारे गलत हैं। तो आप क्या लिखेंगे, भारतीय रेल परिवहन को कितने भाग में बांटा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 17 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि भारत के, ठीक है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले, ठीक है, भारत के कितने 4 महानगरों को जोड़ने वाले जो सड़क है, उन सड़क को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस सड़क को हम लोग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, 4 शहर को जोड़ने वाले 4 महानगर, यानी कि जो हमारे इंडिया का जो महानगर यानी सिटी है बड़ी बड़ी, उनको जोड़ने वाले सड़क को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जो रोड है, जो सड़क है, उसको अलग अलग भाग में विभाजित किया जाता है। जैसे कि आउटर रिंग रोड होता है, इनर रिंग रोड होता है, उसी प्रकार से नेशनल हाईवे होता है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, उसके बाद एसएच होता है, यानी कि राजकीय राजमार्ग। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। नेक्स्ट हमारे पास ODR होता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास VR होता है, विलेज रोड। तो इस प्रकार से बहुत सारे सड़क को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हमसे क्या पूछा था, महानगर को जोड़ने वाले सड़क, तो क्या बोलेंगे, स्वर्ण चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि कपास के फसल को, ठीक है, कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों, पाला का मतलब क्या होता है, अधिक ठंडा, यानी तापमान जो होती है यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, तापमान बहुत कम। ठीक है, तो कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, यानी इनका जो फसल उत्पादन होता है उनमें कितना समय चाहिए, कम से कम उनको कितना समय चाहिए, तो बोलेंगे 7 महीने कम से कम कितने महीने, तो करीब करीब 7 महीने, यानी कि 210 दिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल। ठीक है, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल, यानी अलग अलग लोगों के लिए जो विकास की अवधारणाएं हैं, विकास के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि भिन्न। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश की कुल आय को, ठीक है, किसी देश की जो कुल आय है, यानी कि टोटल इनकम, उसको वहां की कुल जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, उससे जब विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो हमें क्या मिलती है, प्रति व्यक्ति आय मिलती है। क्या मिलती है, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि PCI, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, PCI का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इसी को हम लोग एवरेज इनकम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम, यानी कि औसत आय।
ठीक है। औसत आय इसी को बोलेंगे और प्रति व्यक्ति आय इसी को बोलेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी कि किसी भी देश की कुल आय को जब हम लोग विभाजित करेंगे वहां की जनसंख्या से तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलेगी, जिसे हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि कृषि, डेयरी, खेती बाड़ी वगैरह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। ये प्राथमिक क्षेत्र, इसको तो कोई गलत ही नहीं कर सकता, ये प्राइमरी सेक्टर है। और प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो कृषि है, डेयरी है, वो किससे संबंधित है, तो बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, अगर प्राथमिक क्षेत्र है तो इसे हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए आपका द्वितीयक क्षेत्र है तो इसे हम लोग उत्पादन क्षेत्र के नाम से जानेंगे, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इससे हम लोग जानेंगे। अगर मान के चलिए आपका तृतीयक क्षेत्रक है, ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्रक यानी कि सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर का जो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, यानी कि सेवा क्षेत्रक। तब प्राथमिक पूछेगा तो कृषि में टिक लगाएंगे, द्वितीयक पूछेगा तो उत्पादन में टिक लगानी है, और अगर तृतीयक क्षेत्रक पूछी जाएगी तो सेवा क्षेत्र में टिक लगाना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना दिया है, तो बोलेंगे 31। तो 31 में पूछा गया हमसे कि बैंक जमा राशि का जो बड़ा भाग होता है वो किस लिए उपयोग करती है, तो बोलेंगे ऋण देने के लिए। क्या करती है, ऋण देने के लिए, यानी कम ब्याज दर पर हमसे वो पैसे डिपॉजिट करवाती है और ज्यादा ब्याज दर पर वो किसी और को लोन के रूप में देती है, ऋण के रूप में देती है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक के लिए क्या होता है, आय होता है। दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, बैंक के लिए आय होता है, ठीक है। तो बैंक अधिकांश पैसे का उपयोग किस लिए करती है, तो लोन देने के लिए करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का जो माध्यम है, ठीक है, वो किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे मुद्रा को, ठीक है। मुद्रा यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं करेंसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करेंसी। हमारे भारत की करेंसी क्या है, तो बोलेंगे रुपया, ठीक है। भारत की करेंसी क्या है, रुपीज, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग आरएस भी लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आरएस, यानी कि रुपीज यानी कि रुपया। तो विनिमय का माध्यम किसे बोला जाता है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 33 में पूछा गया हमसे कि बताइए विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर हम लोग बोलते हैं WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, याद रखेंगे इसका एब्रिविएशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा 1995 है। अब देखेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ऑप्शन A, B, C, D सारे आपका गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो हम लोग बोलेंगे 1995 में हुई थी। कब हुई थी, तो बोलेंगे 1995 में हुई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है, ठीक है, विश्व व्यापार जो संगठन है यानी कि हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बोलेंगे जिनेवा में, ठीक है। ये शहर के नाम है सारे, ठीक है, तो बोलेंगे जिनेवा में। जर्मनी में बर्लिन है, यूएसए में न्यूयॉर्क है, इंडिया में न्यू दिल्ली है। इस तरह के जैसे शहर होते हैं उसी प्रकार जिनेवा भी एक शहर है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, जिनेवा। नेक्स्ट हमारे पास है उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, यानी ये जो राइज हो रहा था, ठीक है, राइज यानी कि शुरुआत, ठीक है, राइज यानी कि इसकी जो शुरुआत हो रही थी वो कब हुई, तो हम लोग बोलेंगे 1960 के दशक में हुई, 1960 के दशक में। तो 1960 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
36 नंबर कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा, देखिए कोपरा का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो बोलेंगे 24 दिसंबर 1986 को। कब पारित किया गया था, तो बोलेंगे 24 दिसंबर 1986 को। भी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो 37 में हमसे क्या पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के लिए कितने सीटें, ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए किसमें कितने अगर बोल दिया जाएगा तो बोलेंगे 33%, अगर कितने बोल दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे 33% यानी कि 1/3, एक तिहाई, ठीक है, 33% यानी कि 1/3, एक तिहाई, ठीक है। लेकिन पूछा है किसमें, भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है, तो पंचायती चुनाव में, ठीक है, पंचायती चुनाव में भारतीय महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला, ठीक है, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार की बात करता है, यानी इक्वल राइट की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी में विश्वास रखता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। इसका यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है, 38 नंबर में सारे ऑप्शन गलत है। इसको हम लोग नारीवाद कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नारीवादी, ठीक है, फेमिनिज्म, इंग्लिश में बोलेंगे फेमिनिज्म और हिंदी में क्या बोलेंगे, नारीवादी, क्या बोलेंगे, नारीवादी, ठीक है। तो 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, नारीवादी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ठीक है, बीजेपी। मैं यहाँ पे सवाल के आंसर पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, कमल छाप, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, कमल छाप है, ठीक है, कमल का फूल। अब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी, कब हुई थी, 1980 में। और ये जो पार्टी है पहले भारतीय जनसंघ के नाम से, मतलब भारतीय जनसंघ के नाम से चल रही थी, यानी भारतीय जनसंघ से ही निकलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। तो 1951 में सबसे पहले डॉक्टर एसपी मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना किया था भारतीय जनसंघ का। और फिर भारतीय जनसंघ से ही निकलकर एक नई पार्टी का निर्माण होती है 1980 में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसके कुछ कदावर नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के कदावर नेता इसमें शामिल थे, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखा। इसमें पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत, उनका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो बोलेंगे कंप्लीट ह्यूमनिटिज्म, ठीक है, मतलब समग्र मानवतावाद। 39 नंबर इसका जो सही आंसर है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरक सिद्धांत है ना, इंस्पायरिंग प्रिंसिपल, वो क्या है, समग्र मानवतावाद, ठीक है, समग्र मानवतावाद, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 40 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि लोगों को एक संगठित समूह, ठीक है, ये आपका परिभाषा दिया गया, ठीक है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य क्या होता है, चुनाव लड़ना होता है और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, यानी कि पावर हासिल करने की होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे राजनीतिक दल। आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यानी जो राजनीतिक दल होती है वैसे लोगों का संगठित समूह होती है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ने की होती है और किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में चुनाव के बाद सत्ता की प्राप्ति करनी होती है। तो ऐसे समूह को क्या बोलेंगे, राजनीतिक दल, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है फिनिश होता है और हम लोगों ने यहाँ पे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन डिस्कस किया। आप देखेंगे 40 में 40 कितने बच्चों को आया है और कोशिश करेंगे कि जिनका कम मार्क्स आ रहा होगा आप लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो को रिकैप कर सकते हैं, देख सकते हैं, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आप प्रॉपर रिवीजन इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कम समय में अगर रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो का मदद रिवीजन पर्पस के लिए ले सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट, सारे डिस्कशन एमसीक्यू के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।